मैंने असलम को स्टाफ कॉलोनी के सिक्योरिटी ऑफिस में मेजर गौरव और रतन की मिसकोट की कोशिश और मेरी तरफ से मेजर की जोरदार गोशुमाली के बारे में बताया। उसकी आंखें हैरत और सताइश से फैल गईं। बोला, यार तुम मेरी जितनी भी तारीफ कर लो, तुम्हारे मुकाबले में मेरा कोई भी कारनामा मामूली लगता है। मैं मेजर गौरव जैसे घाघ ऑफिसर को इस कदर बर्जस्ता अंदाज में चित करने का सोच भी नहीं सकता था। यानी तुमने मुनासिब मौका देखा और फिर लम्हों में ये सब कुछ कर डाला। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ भैया। मैंने कहा, यूं शर्मिंदा करने की नहीं हो रही भैया। मैं तो रतन को किसी साजिश से रोकने के लिए वहां गया था। बहरहाल मैंने खुद को बड़ौदा की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जाहिर करके मेजर गौरव को जोर का झटका तो लगा दिया है, मगर इस तरह अपना दुश्मन भी बना लिया है। असलम अली ने कहा, वो पहले कौन सा हमारा दोस्त था भाई। रतन उसे तुम्हारे बारे में खबरदार करेगा तो वो वैसे भी तुम्हारी टोह में लग जाएगा। असलम ने मुझसे इत्तेफाक किया। बोला, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, हम इस वक्त एक तरह से भेड़ियों के भट्ट में हैं। रतन का टेंटवा तो बेशक हमारे अंगूठे तले है, मगर मेजर गौरव और शेखर जैसे दरिंदों का गैर मुतवक्के हमला हमें संभलने का मौका दिए बगैर जेर बल के ढेर कर सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द अपना हदफ या अहदाफ हासिल करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने हकीकी तशवीश के साथ कहा, तुम ठीक कह रहे हो असलम भाई, हमारी तहवील में मौजूद कीमती मवाद दिल्ली पहुँचाना भी उतना ही अहम है। अपने मकसद के हुसूल के साथ साथ हमारा यहाँ से बच निकलना भी नागुज़ीर है। हम यहाँ फंस गए या मारे गए तो हमारे वतन की सलामती को लाहक खतरात मजीद संगीन हो जाएंगे। असलम अली ने मेरी तायद की और फिर संजीदा लहजे में कहा, रतन के उठने और अभी मुझे साथ लेकर तारापुर एटमी प्लांट ले जाने के बाद ही हमारे मिशन का असल मरहला शुरू होगा। मुझे प्लांट की हुदूद में पहुंचकर क्या करना है उसके कुछ पहलुओं पर तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं, बाकी वहाँ की सूरत हाल का मुशाहिदा करने के बाद ही समझ में आएगा। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, अभी तो हमारी सारी हिकमत अमली महज हवा में है। कुछ मालूमात हमें रतन की रिपोर्ट के मुंदरिजात और नक्शों से हासिल हुई हैं और थोड़ा बहुत पूर्णिमा ने बताया है, मगर सच ये है कि हमें हकीकी मानों में कुछ भी इदराक नहीं है। वहाँ की सिक्योरिटी के मामलात और मामूलात, मजमूई रकबा, गिरदोनिवाह के हालात, इमारात और मशीनरी का महल वकू, डैम की नौयत और हजम। असलम अली ने तायद में सर हिलाया और फिर कहा, अब मैं चलता हूँ, रतन को उठाने का वक्त अभी कुछ दूर है, मगर कहीं ऐसा न हो कि वो खुद ही बेदार होकर मुझे ढूंढने निकल आए। मैंने तुम्हारे खिलाफ उसके सामने जो जहर उगला है, उसके बाद मेरा तुम्हारे साथ बंद कमरे में पाया जाना उसे चौंका देगा। मैंने कहा, ठीक है, अब रात को मुलाकात होगी। अगर उसने घर वापस आकर रात का खाना खाया तो तुम मुझसे ख्वाबावर दवा लेकर थोड़ी सी उसकी चाय या कॉफी में मिला देना, ताकि हम इत्मीनान से तुम्हारी आज की प्लांट यात्रा पर बात कर सकें। असलम अली इस बात में गर्दन हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और पहले थोड़ा खोलकर बाहर का जायजा लिया, फिर दरवाजा पूरा खोलकर रतन की ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ नजरें दौड़ाई। फिर उसने दाएं हाथ का अंगूठा खड़ा करके सब ठीक है का इशारा किया और बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, ताहम मेरी समात बाहर की आवाजों पर लगी हुई थी। बिलाखिर मुझे बाहर चलने फिरने की आहट सुनाई दी। फिर मैंने असलम अली की आवाज सुनी। वो रतन को गाड़ी के रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार होने का इत्मीनान दिला रहा था। मैं समझ गया कि वो दरअसल मुझे इत्तला दे रहा है कि वो दोनों अब निकल रहे हैं। रतन ने मुख्तसर अल्फाज में उसकी मुस्तैदी को सराहा। उसके बाद बाहर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर कमरे से बाहर निकल आया। बज़ाहिर बंगले की मरकजी इमारत में मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। तिरमती गालिबन अपने क्वार्टर में चैन की नींद सो रहा था या फिर बंगले से बाहर कहीं गया हुआ था। बहरहाल उसकी जल्द आमद के आसार कम थे। उसके बावजूद मैंने मरकजी और अकबी दरवाजे दोनों में अंदर से चटखनी चढ़ा दी और मुतमिन होकर अपनी मंजिल यानी रतन की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। बहुत सादा सा मगर आरामदेह कमरा था। गालिबन बंगले के तमाम कमरों में एयर कंडीशनर था, मगर मैंने पंखा चलाने पर इक्तफा किया और कमरे का दरवाजा खुला रखा। मेरी तवज्जो कमरकस पहले की तरह सामने शीशे की अलमारी के साथ रखी हुई मुताल्ले की मेज थी। वहां मुझे टेलीफोन भी रखा नजर आया। मैंने कुर्सी पर बराजमान होते ही अपने मामूल के मुताबिक सबसे पहले टेलीफोन नंबरों की डायरी तलाश की, जो मुझे फौरन ही भारी भरकम स्याह टेलीफोन के पहलू में रखी नजर आ गई। मैंने जैसे ही डायरी खोली, सबसे ऊपर होमी जे भाभा का नाम लिखा नजर आया। उसके सामने 2 नंबर दर्ज थे, एक स्टाफ कॉलोनी का 0 समेत 4 हिंसों पर मुश्तमिल नंबर और दूसरा बंबई का 22 सिटी कोड समेत 7 हिंसों पर मुश्तमिल नंबर। मैंने सूरत में रतन के बंगले में मौजूद टेलीफोन डायरी में भी होमी जे भाभा के ये दोनों टेलीफोन देखे थे। उस वक्त तक मुझे सिर्फ ये मालूम था कि होमी जे भाभा हिंदुस्तान का एक बड़ा साइंसदान है जिसका पूरा नाम हरमज जहांगीर भाभा है।
मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो हिंदुस्तान के एटमी प्रोग्राम में भी अहम मकाम रखता है। मुझे वहीं मेज की दराज से एक पेंसिल और कागज का टुकड़ा मिल गया। मैंने होमी जे भाभा के दोनों फोन नंबर मुंतकिल कर लिए। उसके बाद मुझे वहां एक और मानूस नाम मेजर गौरव नजर आया। उसके नाम के सामने भी 2 नंबर दर्ज थे, एक सिक्योरिटी ऑफिस और एक रिहाइश गाह का। उसके फौरन बाद उसके मातहत कैप्टन ईश्वर लाल का नाम और नंबर भी मौजूद था। मेरा दिल चाहा कि नंबर मिलाकर मेजर गौरव या कैप्टन ईश्वर लाल से कुछ तफरी लूं, मगर मैंने इस शरारत को दिल ही में रहने दिया। आवाज बदलकर बात करने के बावजूद एक अजनबी कॉल को उनका शक्की दिमाग मुझसे जोड़ सकता था, लिहाजा मैंने उन दोनों के नंबर अपने पास दर्ज करने पर इक्तिफा किया। अब मुझे शेखर के नंबर की तलाश थी, जो थोड़ी सी सही के बाद मुझे मिल गया। मैंने शेखर का नंबर अपने पास दर्ज किया ही था कि मुझे मरकजी दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी। मैं चौंका और फिर पेंसिल मेज की दराज में डालकर टेलीफोन नंबरों वाला कागज का टुकड़ा जेब में रखते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने जल्दी गहरी नजरों से कमरे का जायजा लिया। मुझे वहां मेरी आमद के बायस किसी तब्दीली के आसार दिखाई न दिए। मैं तेज कदमों से मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस असना में दरवाजा एक बार फिर खटखटाया जा चुका था। इस बार दस्तक देने वाले ने कदरे ज्यादा जोर सर्फ किया था, जैसे दरवाजा खुलने में ताखीर पर झुंझलाहट महसूस कर रहा हो। लगभग उसी वक्त मैंने दरवाजे पर पहुंचकर कुंडी खोल दी। दरवाजे के सामने एक औसत कद और भारी जिस्म का अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। वो वर्दी में नहीं था, मगर मैं एक लम्हे में समझ गया कि वो कौन हो सकता है। अगले ही लम्हे मैंने उससे गुफ्तगू का लाह अमल तय करके लगभग तहक्कुमाना लहजे में कहा, खैरियत तो है मोहतरम? इतना जोर लगाकर दरवाजा कूटने की क्या जरूरत है? लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। आप हैं कौन? जारहाना लहजे में एक के बाद दीगरे सवालात ने मेरी मंशा के ऐन मुताबिक असर डाला। वो गड़बड़ाए लहजे में बोला, मैं शेखर हूँ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैं गुफ्तगू की लगाम एक बार फिर अपने हाथ में लेते हुए उसी रोबदार लहजे में बोला, शेखर? अपना तारुफ करवाएं मोहतरम शेखर। आप कौन हैं और यहाँ आने की कैसे जहमत की? इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने बदस्तूर नाराज लहजे में बात आगे बढ़ाई। कहा, चलो पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम भावेश है और मैं रतन जी की पत्नी पूर्णिमा का फुफीजाद भाई हूँ। पेशे के एतबार से मैं प्रोफेसर हूँ और बड़ौदा की महाराजा सायाजी यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज पढ़ाता हूँ। अब आप अपना तारुफ करवाएं। उसने जिस लहजे में जवाब दिया, उससे मुझे ये समझने में मुश्किल नहीं हुई कि मेरी तरफ से हमले में सबकत ने खातिर खा असर किया है। वो संभले हुए मुदाफियाना लहजे में बोला, अच्छा तो आप हैं भावेश। रतन जी ने मुझे आपके बारे में बताया था और हिदायत की थी कि अगर आप स्टाफ कॉलोनी में घूमने फिरने निकलें तो आपका ख्याल रखूं और हर मुमकिन मदद करूं। यहाँ की अंदरूनी सिक्योरिटी का मैं इंचार्ज हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे दरवाजा खटखटाने से आपको जहमत हुई। आप शायद सो रहे थे। मैंने इस बात में सर हिलाया। कहा, दरअसल सूरत से यहाँ तक का सफर काफी तवील है। रास्ते में गाड़ी भी खराब हो गई थी, इसलिए मैं थक गया हूँ। असल में मेरी जिंदगी में जिस्मानी भाग दौड़ न होने के बराबर है। मैंने एहतियात की आदत की वजह से दरवाजा अंदर से बंद किया था। आप फरमाइए कैसे जहमत की? मुझे लगा कि उससे फौरी तौर पर जवाब नहीं बन पा रहा। कदरे हिचकिचाहट के साथ बोला, मैं रतन से मिलने आया था। दरवाजा बंद मिला तो हैरत और तशवीश हुई। असल में हमारी स्टाफ कॉलोनी में दिन के वक्त फाटक और घर का दरवाजा बंद करने का रिवाज न होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इतनी उम्दा है कि यहाँ रहने वाले दरवाजे बंद रखने की जहमत ही नहीं करते। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात बताई आपने। इसका मतलब है आप बहुत मुस्तैदी से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई शेखर जी। मेरी बात से ज्यादा मेरे लहजे से वो चौंका। बोला, कौन सी बात भावेश जी, पूछें। मैंने कदर तंजिया लहजे में कहा, जैसा कि आपके दावे से जाहिर है, आपकी ज़ेर निगरानी स्टाफ कॉलोनी की सिक्योरिटी का इंतहाई उम्दगी और मुस्तैदी से इंतजाम किया जाता है। फिर तो आपके पास स्टाफ कॉलोनी में आने और यहाँ से जाने वालों की सारी ताज़ा तरीन मालूमात रहती होंगी। शेखर ने उलझन भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए असबात में सर हिलाया और बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा भावेश जी। मैंने कदरे चुपते हुए लहजे में कहा, मेरे सवाल का मकसद ये है कि अगर आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात का इतना मौसर निजाम मौजूद है तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट के करता धरता रतन की यहाँ आमद और फिर प्लांट रवाना होने की भी ताज़ा तरीन इत्तला मौजूद होनी चाहिए। फिर आप उनसे मिलने कैसे चले आए? मेरा लहजा खुद ब खुद तंजिया होता चला गया। मैंने कहा, इसका मतलब यही हो सकता है कि आपकी दोनों बातों में से एक गलत है। यानी या तो आपका स्टाफ कॉलोनी की सिक्योरिटी और इत्तलाती निजाम के मौसर होने का दावा गलत है, या फिर आप जानते थे कि रतन जी प्लांट के लिए रवाना हो चुके हैं और आप सिर्फ मेरी छान फटक करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं और दरवाजा बंद देखकर आपके तशवीश में मुब्तला होने का भी यही सबब है।
अब आप बताइए इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सी गलत। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि इंतहाई घाघ होने के बावजूद मेरे इस पंच से वो नॉकआउट हो गया है। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं भावेश जी, असल में मुझे रतन जी के आने का तो पता था, मगर मैं दोपहर से शहर गया हुआ था। वापस आया तो सीधा यहाँ चला आया। वो बिलाखिर एक लूली लंगड़ी सी तौजीह घड़ने में कामयाब हो गया। मैंने फिल वक्त इतनी खिंचाई काफी समझी और अपना लहजा मामूल पर लाते हुए कहा, ओ तो ये बात है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर शेखर। आइए नशिस्त गाह में बैठते हैं, तिरमती आ जाए तो आपको अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। उसने खिसियाने से लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया भावेश जी, रात या कल सुबह रतन जी से मिलने आऊंगा, आप आराम करें। आपकी नींद खराब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, चलें जैसे आपकी मर्जी। इजाजत हो तो आपके जाने के बाद दरवाजा बंद कर लूं, मुझे ज्यादा सुकून की नींद आएगी। उसने झेंपते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और रुखसत हो गया। मैंने दरवाजे की चटखनी दोबारा चढ़ाई और एक बार फिर रतन की ख्वाबगाह का रुख किया। उसके टेलीफोन डायरी में मुझे मजीद सिर्फ एक दिलचस्प नाम लगा, विक्रम साराभाई। दरअसल उसके नाम के आगे ब्रैकेट में खलाई साइंसदान दर्ज था। मैंने उसका बंबई का फोन नंबर भी अपने पास महफूज कर लिया। टेलीफोन डायरी को उसकी साबिका जगह रखने के बाद मैंने मेज की दराज खोली। सूरत में रतन की ख्वाबगाह में मौजूद मेज की दराज में मौजूद फाइलों से हासिल शुदा कीमती मालूमात के पेश नजर मैंने बेताबी से दराज में देखा। मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि वहाँ सिर्फ एक फाइल दिखाई दी। मैंने उसे उठाकर जायजा लिया। उस पर स्याह जली हरूफ में तारापुर प्लांट से मुंसलिक तमाम अफराद के लिए अहम हिदायत दर्ज था। इस उन्वान से नीचे दर्ज नाम पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़का, होमी जहांगीर भाभा। मुझे यकीन होता जा रहा था कि मेरा कयास गलत नहीं है। होमी जहांगीर भाभा का तारापुर एटमी प्लांट से कोई अहम ताल्लुक है और फाइल पर दर्ज तहरीर तो बता रही थी कि वही हिंदुस्तान के दिफा के लिए रीढ़ की हैसियत रखने वाले इस एटमी पावर प्लांट का करता धरता है। मैंने जल्दी से फाइल खोली। उसमें साफ सुथरे अंदाज में अंग्रेजी में टाइप किए हुए दर्जन भर सफहात लगे हुए थे। मैंने बेसब्री से मुंदरिजात पढ़ने शुरू किए। ये फाइल तहरीर करने वाले यानी होमी जहांगीर भाभा की तरफ से तवील तमहीद पढ़कर ही मुझे अंदाजा हो गया कि इस फाइल में उस एटमी प्लांट के वाबस्तगान को हत्तोनिमकान सादा जबान में मुखातिब किया गया है। उन्हें बताया गया था कि आइंदा सफात में इस प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ और इसे रवां दवा रखने के लिए लाजिम इक़दाम और नागज़ीर एहतमाम दर्ज हैं। उसने प्लांट की हर सतह की इंतजामी मशीनरी पर जोर दिया था कि अपने दायरा कार में आने वाले अमले के हर फर्द तक ये हिदायत जामे अंदाज में पहुंचा दे। मैं जैसे जैसे फाइल के मुंदरिजात पढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। मैं जिन मालूमात के हुसूल के लिए सरधड़ की बाजी लगाने की तैयारी कर रहा था, वो बगैर किसी मुशक्कत या सही के खुद ब खुद मेरी नजरों के सामने आ गई थी। मैंने वक्त बचाने के लिए मतन तफसील से पढ़ने की बजाय अपने मतलब की सुर्खियों की तलाश में फाइल के सफात पर नजरें दौड़ाईं। मुझे एटमी पावर प्लांट की रिवायती सिक्योरिटी से हटकर मालूमात की जुस्तजू थी। बिलाखिर मुझे अपने मतलब की मालूमात के मुंदरिजात नजर आ गए। मैंने गहरी तवज्जो से पढ़ना शुरू किया और हकीकी मानों में मेरी मालूमात में बेहद कीमती इजाफा हुआ। मैंने वो 3 पैराग्राफ दोबारा बहुत तवज्जो से पढ़े और ज़हन नशीन करने की कोशिश की। फिर मैंने अपने मतलब की मजीद मालूमात की तलाश में आखिरी सफ़े तक फाइल पढ़ डाली। फाइल में एटमी पावर प्लांट की साख्त और कारकर्दगी के हवाले से साइंसी और तकनीकी मामलात पर काफी कुछ बताया गया था, जिससे मेरे इल्म में काफी इजाफा हुआ और गलत फहमियों का भी इजाफा हुआ। मसलन ये कि होमी जे भाभा पुख्ता यकीन रखता था कि हिंदुस्तान के लिए एटमी ताकत बनने का सबसे मौजू लाहे अमल ये है कि दुनिया के बाकी ममालिक की तरह यूरेनियम का इस्तेमाल करने के बजाय थोरियम काम में लाए और जौहरी अफजूदगी के अमल के नतीजे में हासिल होने वाले प्लूटोनियम को एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इसकी दलील वो ये पेश करता था कि हिंदुस्तान में मौजूद थोरियम के ज़खायर की मिकदार अब तक दरियाफ्त शुदा यूरेनियम के ज़खायर के मुकाबले में 10 गुना है, लिहाजा जौहरी मकासद के लिए थोरियम का इस्तेमाल सस्ता और आसान है। ताहम हकीकत यह है कि मुझे इस फाइल से जो कुछ मालूम हुआ था वो अहम जरूर था, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन मालूमात को अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। मैं फाइल को उसकी असल जगह मुंतकिल करने के बाद भी गौर करता रहा। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन मालूमात पर असलम अली से तबादला ख्याल करूंगा। शायद वो किसी ऐसे पहलू की तरफ रहनुमाई कर सके जिसकी तरफ मेरा जहन नहीं गया। उसके बाद चंद घंटे मैंने बेताबाना इंतजार की कैफियत में गुजारे। मैंने बंगले का मरकजी दरवाजा खोल दिया और अपने कमरे में आ गया। शाम पूरी तरह ढलने से पहले तिरमती आ गया और मुझसे चाय का पूछा। मैंने हामी भर ली। मुझे चाय के साथ कुछ नमकीन पेशकश करते हुए पूछा कि मैं रात के खाने में कुछ खास चीज पसंद करूंगा।
क्योंकि ज्यादा इम्कान ये है कि रतन रात का खाना खाकर एटमी प्लांट से वापस आएगा। मैंने उलझे दिमाग के साथ कह दिया कि वो अपनी मर्जी से कुछ पका ले, बस उसमें गोश्त शामिल नहीं होना चाहिए। तिरमती का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। रतन रात 10 बजे के करीब वापस पहुंचा और सरसरी बात करने के बाद थकन का बहाना करके अपनी ख्वाबगाह में चला गया। तिरमती भी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर अपने क्वार्टर में चला गया था और सुबह से पहले उसकी वापसी का इम्कान कम था। कोई घंटा भर बाद मैंने रतन के सोने का यकीन कर लेने के बाद अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह ढाल दिया और फिर असलम अली के ठिकाने पर जा पहुंचा। वो मुझे जागता मिला। उसने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या खबरें लाए हो असलम भाई? कैसा रहा तारापुर एटमी प्लांट का दौरा? मेरी बात सुनकर वो यकलख्त संजीदा हो गया। मुझे उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें दिखाई दी। उसने गंभीर लहजे में कहा, ये एटमी प्लांट तो मेरे अंदाजों से कहीं बड़ा और जदीद निकला भाई, और सिक्योरिटी के इंतजामात भी इंतहाई सख्त हैं। यूं समझो कि बगैर सिक्योरिटी पास के तो कोई वहां से 5 मील पहले तक भी नहीं पहुंच सकता। इस पर सिक्योरिटी स्टाफ की मुस्तैदी का ये आलम है कि रतन के साथ होने के बावजूद 3 जगह मेरा सिक्योरिटी पास चेक किया गया। मैंने उसकी संजीदगी भांपते हुए कहा, तुमने जो कुछ बताया वो कुछ इतना गैर मुतवक्के नहीं है भाई। तुम एटमी प्लांट की 4 दीवारी में दाखिले के बाद का अहवाल बताओ। असलम अली ने इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, मैंने जो कुछ मुशाहिदा किया वो जूं का तूं बताने की कोशिश करता हूँ। इससे तुम्हें सब मामलात समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। देखो, बोईसर से बाहर निकलने के बाद काफी देर तक सड़क खेतों के दरमियान चलती रही। फिर इक्का दुक्का बागात और सड़क किनारे वाक़े छोटी बड़ी दुकानें आती रहीं। अगले 3 मील तकरीबन उजाड़ गैर आबाद इलाका मिला। फिर हमने एक चौराहा पार किया। दाएं से बाएं जाने वाली सड़क की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर हम पंचमर्ग नामी एक गांव से गुजरे जहां एक पुलिस चौकी भी दिखाई दी। पंचमर्ग ही एक और चौराहा हमें मिला जहां से हम निस्बतन बड़ी सड़क पर बाएं तरफ मुड़ गए। रतन ने बताया कि अगर हम उस तरफ मुड़ने की बजाय सीधा चलते रहे तो तारापुर पहुंच जाते। कदर तवक्कुफ के बाद उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने पहली बार मुशाहिदा किया कि इस उम्दा मेयार की खासी कुशादा सड़क के साथ बिजली के बहुत बड़े बुर्जनुमा आहनी खंबे चल रहे हैं। मजीद 2 मील आगे बढ़ने के बाद हमारे दाएं तरफ एक 7-8 फुट बुलंद 4 दीवारी चलने लगी जिसके ऊपर खारदार तार की बाड़ नस्ब थी। मैं समझा कि बस तारापुर एटमी प्लांट का अहाता शुरू हो गया, मगर हमें मजीद 1 मील चलना पड़ा। आखिरकार हम सड़क के दाएं तरफ 4 दीवारी में बने बहुत बड़े फाटक पर पहुंचकर रुक गए। वहां सामने दीवार पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, हाजिरी चेक पोस्ट, ममनुआ इलाका, सिर्फ मजाज अफराद का दाखिला, अपनी शनाख्त साबित करें। उसने गालिबन मेरे तजस्सुस का जायजा लेने के लिए तवक्कुफ किया और फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, उस चेक पोस्ट पर पहली बार मेरा और रतन का सिक्योरिटी कार्ड चेक किया गया। रतन ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि अंदर दाखिल हुए तो कहा कि मुझे बार बार चेकिंग की आदत डाल लेनी चाहिए। हम आगे बढ़े तो एक बार फिर बेआबाद मैदानी इलाका शुरू हुआ। बिलाखिर दूर सामने समंदर दिखाई देने लगा और हमारे बाएं तरफ एक और 4 दीवारी चलने लगी और फिर हम बाएं तरफ वाक़े एक और ऊंचे और बड़े आहनी फाटक के पास पहुंचकर रुक गए। एक बार हमारे सिक्योरिटी कार्ड चेक किए गए। रतन ने बताया कि यही प्लांट का मरकजी गेट है। उसने तवक्कुफ किया तो मैंने पूछा, क्या पहले फाटक से यहाँ तक कोई आबादी नहीं थी? असलम ने कहा, मुझे समंदर किनारे कुछ कच्चे पक्के घर और झोंपड़ियां नजर आई थी जैसे मछेरों की आबादियां हुआ करती हैं, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो वहाँ ऐन समंदर किनारे एक पुरानी तर्ज का मंदिर भी मौजूद है। मैंने कहा, और वो बिजली के खंबे कहाँ तक गए हैं? कोई बिजली घर दिखाई दिया था वहाँ? असलम अली ने नफी में सर हिलाया। बोला, वहाँ से वो खंबे प्लांट के साथ साथ उल्टे हाथ की तरफ चले गए थे। बिजली घर और डैम शायद उस तरफ प्लांट के पीछे समंदर किनारे कहीं वाक़े हैं। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, उस मरकजी गेट पर न सिर्फ हम दोनों के सिक्योरिटी कार्ड चेक किए गए बल्कि वहां तैनात अमले में से एक ने एतराज भी उठा दिया कि मेरे सिक्योरिटी कार्ड पर तस्वीर मौजूद नहीं। इस पर रतन ने अपने सरकारी मुलाजिम रघुवंशी की हंगामी सूरत हाल में अदम दस्तयाबी का उज़्र किया, मगर मुझे अंदर दाखिल होने की इजाजत देने की बजाय वो मेरा कार्ड लेकर गेट के अंदर कहीं चला गया। कुछ देर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का एक अफसर गेट से बरामद हुआ और मेरा कार्ड उठाए हमारी गाड़ी के पास आन पहुंचा। मैंने असलम अली के ड्रामाई लहजे की लाज रखते हुए कहा, ओहो, मेजर भी नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसका मतलब है वहाँ वाकई सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। वो फौजी अफसर किस इलाके का लग रहा था? असलम ने कहा, मैंने उसके सीने पर सजा नाम पढ़ा था, सुबुध देशमुख। वो अंग्रेजी बोल रहा था मगर लहजे से मराठी लग रहा था। उसने निहायत गर्म जोशी से रतन का खैर मकदम किया और उसकी खैरियत पूछी, मगर मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि वो मेरा जायजा ले रहा है।
उसने सिक्योरिटी गार्ड मेरे हवाले करके हमें गाड़ी समेत अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी, मगर साथ ही रतन को जता दिया कि उसे 2 दिन के अंदर मेरा तस्वीर वाला सिक्योरिटी गार्ड बनवा लेना चाहिए, वरना हर बार दाखिले में रुकावट होगी। मैंने कहा उसकी बात पर रतन नाराज तो नहीं हुआ? असलम ने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि अगर उन्हें आज यहाँ पहुंचने के फौरन बाद प्लांट न आना होता तो वो मेजर गौरव से फोटो वाला सिक्योरिटी गार्ड बनवा कर ही मुझे साथ लाते। उसने ये भी कहा कि इस मामले में उसका भी कोई जोर नहीं चलता। सुबोध देशमुख को इस प्रोजेक्ट के सरबराह मुल्क के शायद सबसे बड़े साइंसदान होमी जे भाभा की तरफ से सख्ती से हिदायत है कि किसी इमरजेंसी के अलावा बाज़ाब्ता फोटो सिक्योरिटी गार्ड के बगैर किसी को प्लांट की हुदूद में दाखिले की इजाजत न दी जाए। मैंने इस बात में सर हिलाया। असलम ने कहा, तुमने होमी जे भाभा का नाम सुनकर किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया? रतन ने बताया है कि वो हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाने के प्रोग्राम का बानी है और उसे दिल्ली सरकार और हुक्मरान तबके में बहुत इज्जत और एहतराम से नवाजा जाता है। मगर तुम्हें पता था कि वही तारापुर एटमी प्लांट का करता धरता भी है? मैंने एक बार फिर हाँ में सर हिलाया। असलम ने जल्दी से पूछा, तुम ये बात कब से जानते हो? तुमने मुझसे तो जिक्र नहीं किया। मैंने कहा, सब तफसील से बता दूंगा भाई, पहले तुम अपनी बात तो पूरी करो, जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ। असलम ने गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाया। बोला, हम उस शानदार सड़क पर फरलांग भर आगे बढ़े तो हमारे दाएं तरफ एक और 4 दीवारी के अंदर छोटी बड़ी इमारतों का सिलसिला दिखाई दिया। यहाँ भी दीवार पर खारदार तारें मौजूद थीं। इन इमारतों के अकब में पानी की एक फलकबोस टैंकी भी दिखाई दे रही थी। अब हमारे सामने प्लांट की बुलंदोबाला तनसीबात और खास तौर पर 2 सफेद बड़ी बड़ी ड्रम नुमा इमारतें सबसे नुमाया थीं। मगर रतन ने दाएं तरफ चलने वाली 4 दीवारी का कोना आते ही गाड़ी दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ने की हिदायत की और कोई 150 गज आगे बढ़ने के बाद दाएं तरफ 4 दीवारी में बने एक और फाटक के सामने गाड़ी रुकवा दी। उस फाटक पर भी मुसल्लह फौजी तैनात थे। रतन ने कहा कि यहाँ एक बार सिक्योरिटी वाले सवाल जवाब करेंगे, लिहाजा तुम यहीं गाड़ी में मेरा इंतजार करो। मैं भाभा जी से मुलाकात करके ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वापस आता हूँ, फिर हम प्लांट की तरफ चलेंगे। असलम दम लेने के लिए रुका। मैंने कुछ सोचकर गुफ्तगू का तसलसल तोड़ने से इज्तनाब किया। वो बोला, मुझे इंतजार करते करते आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा हो गया, मगर रतन की आमद के कोई आसार दिखाई न दिए। मैं इंतजार करते तंग आ गया और गाड़ी की सीट आखिरी हद तक पीछे झुकाकर नीम दराज हो गया। बिलाखिर कोई 1.5 घंटे के बाद वो फाटक से निकलता नजर आया। उसने गाड़ी में बैठते ही ताखीर की माजरत के तौर पर उज़्र पेश करना शुरू कर दिया कि दरअसल भाभा जी लेबोरेटरी की तरफ गए हुए थे, कुछ देर पहले लौटे हैं तो उनके पास हाजिरी लगवा कर फौरन निकल आया हूँ। उन्हें कहा है कि तफसीली बात कल होगी। मैंने कहा, अच्छा तो इस भाभा जी का असल एटमी प्लांट से हटकर वहाँ मुस्तकिल ठिकाना है? असलम ने इस बात में सर हिलाया। बोला, मेरा ख्याल है रतन को इतनी ताखीर से आने और मुझे इंतजार की कोफ्त में मुब्तला रखने पर मेरी खफगी का अंदाजा हो गया होगा, इसलिए एटमी प्लांट की तरफ जाते हुए उसने मेरी दिलजोई के लिए खुद ही मेरे इल्म में इजाफा शुरू कर दिया। उसने बताया कि मुझे छोड़कर वो जिस अहाते में गया था वो असल में रिसर्च सेंटर है जो बराह रास्त होमी जे भाभा की निगरानी में काम करता है। उसने बताया कि दुनिया में अक्सर एटमी प्लांट्स के साथ ऐसे रिसर्च सेंटर होते हैं जहां मुख्तलिफ तरह की लेबोरेटरी और छोटे रिएक्टर्स मौजूद होते हैं, यानी ये रिसर्च सेंटर भी छोटे पैमाने पर एक एटमी प्लांट ही है। असलम अली ने जो कुछ बताया वो मुझे काफी हद तक समझ आ गया था। फिर भी मैंने कहा, यार अगर रतन ने मजीद कुछ बताया है तो वो भी तफसील से और जरा वजाहत के साथ बताओ। असलम ने कहा, रतन ने बताया है कि एटमी प्लांट में जो अमल भी बड़े पैमाने पर होगा उसका पहले इस रिसर्च सेंटर में छोटे पैमाने में अमली तजुर्बा किया जा रहा है और तजुर्बे के नताइज मतलूबा मेयार के मुताबिक मुआफिक और हस्ब मर्जी होने के बाद ही उसका एटमी प्लांट में इत्तलाक किया जाएगा। इस पर मैंने भोले बनकर पूछा कि क्या उसका मतलब ये है कि ये रिसर्च सेंटर एटमी प्लांट को चालू रखने के लिए लाजिम है, ये काम न करे तो वो भी रुक जाएगा। मैंने बेकरार होकर कहा, यार तुमने बातों बातों में बहुत काम की बात पूछ ली। क्या जवाब दिया उस लोमड़ी खसलत इंसान ने? असलम अली ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सोच समझ कर ये सवाल किया था भाई। उसने कहा कि कुछ ऐसा ही है, एटमी प्लांट रुकना तो बाद की बात है, ये रिसर्च सेंटर या भाभा जी काम रोक दें तो एटमी प्लांट काम ही शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह चालू नहीं हुआ। 4 रिएक्टर्स मुकम्मल तो हो चुके हैं और काम भी कर रहे हैं, मगर अभी उनमें जौहरी मवाद इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैंने हैजान और जोश भरे लहजे में कहा, यार आज तो तुमने बहुत कमाल की मालूमात इकट्ठी की हैं, अब हम ज्यादा बेहतर अंदाज में मंसूबाबंदी कर सकते हैं।